प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक से हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले नैब तरमीम केस, बानी पीटीआई को बजरिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट की समाअत में पेश होने की इजाजत मिल गई। विफाक पंजाब को इंतजामात का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अतर मिनल्लाह के अहम रिमार्क्स। खान की सुप्रीम कोर्ट समाअत से तस्वीर बाहर न निकले, हुकूमत के लिए इम्तहान बन गया। क्या 16 मई को बानी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट समाअत में शामिल होंगे? इसके अलावा बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती मामलात में मुदाखलत का इल्जाम लगा दिया। इंटेलिजेंस आला अफसरान की जानिब से दबाव का इंकशाफ, चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। अटॉर्नी जनरल ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में क्या इल्जामात लगाए और अटॉर्नी जनरल ने दिफा में क्या कहा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अपने दादा का अयूब खान की काबीना का हिस्सा बनने पर अली मोहम्मद खान ने कौमी असम्बली में इस बात पर माफी मांग ली। राना सनाउल्लाह की मुज़ाकरात की दावत कबूल। उमर अयूब के दोबारा ख्वाजा आसिफ पर लफ्जी वार। हनीफ अब्बासी के अपोजिशन रहनुमाओं को जेल में रोने धोने के ताने। आज ऐवान में क्या हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया डिस्कशन के लिए साबिक जज और सीनियर कानूनदान शाखावर साहब ने, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाखावर साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाखावर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आज बहुत सारे अहम अदालती मामलात हैं जिनके ऊपर बात होने की ज़रूरत है, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट आज अहम समाअत थी और ये इसमें मुद्दई हैं बानी पीटीआई। आज उनको एक बड़ा रिलीफ एक तरह से अगर कहा जाए तो मिला। 9 महीने के बाद वीडियो लिंक के जरिए वो अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश कर सकते हैं। एक तो पहले ये बताएं कि ऐसा कोई प्रेसिडेंट मौजूद है तारीख में, किस तरह कभी हुआ हो? जी बिल्कुल, एक प्रेसिडेंट मौजूद है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। ये मेरा ख्याल है 2003-04 के अंत में जो है ये आसिफ अली जरदारी साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जो सजाई हुई थी SCS कुटेक्ना केसेस में या और भी उनके खिलाफ जो अपीलें चल रही थी, तो उसमें एक बड़ा ड्रामाई मोड़ आया था। उसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने जितने वकला थे अपीलों की समाअत के दौरान उन्होंने उनके वकालतनामे विड्रॉ कर लिए थे। तो फिर उन्होंने, चूंकि जब वकालतनामे विड्रॉ हो जाए और अपेलांट जो है, जो अपील कुनंदा है, वो खुद अगर आर्गू करना चाहे तो फिर कोर्ट उसको इजाजत देती है। तो वो भी सजा याफ्ता थे उस वक्त, और उन्होंने फिर जो है वो मुझे याद है 2003 या 4 के अंदर उनको फिर अदालत ने तलब किया असखुद, क्योंकि उनके वकला नहीं थे, और उन्होंने अपना केसेस खुद आर्गू किए थे वो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के अंदर। और उसमें मुझे याद है कि वो उस वक्त 2 जो सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस थे, उनकी एपलेट कोर्ट थी, तो उसमें उन्होंने काफी दिन अज खुद अपीयर होके जेल से आकर वो उनको लाया जाता था और वो आके वहां पे अपने मारूजात पेश करते थे। अपील के ऊपर उन्होंने अपनी खुद बहस की थी। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई अनहोनी बात नहीं है। अगर ये इमरान खान साहब को जो है अगर पर्सनली भी बुला लिया जाता तो वो भी कोई ऐसी अनप्रेसिडेंटेड बात नहीं थी। उसकी वजह यह है कि जब आप खुद पटिशनर हैं या रिस्पोंडेंट हैं किसी केस में और आप बजरिया वकील उसमें समाअत में शामिल नहीं होना चाहते, तो अगर आप जेल में भी हो, इवन सजा याफ्ता भी हो, तो ये उसको ये एक कानूनी हक हासिल है कि वो कोर्ट में आके अपने आप को प्लीड करे। यहाँ पे तो ये हुआ कि उनको वीडियो लिंक के जरिए बुलाया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं। ठीक है शाखावर साहब, ये बताइए कि अगर थोड़ा सा इसका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देखें कि 9 महीने बाद बानी पीटीआई को एक तरह से वीडियो लिंक के जरिए बात करने का मौका मिलेगा, जबकि वो बिल्कुल बात नहीं कर सकते या उनकी बात जो है वो लोगों तक पहुंच नहीं सकती। सो इस मौके का पॉलिटिकली क्या माइलेज ले सकते हैं बानी पीटीआई? देखिए, ये एक ब्रेक थ्रू तो जरूर होगा, क्योंकि जब से वो गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद ये उनकी डायरेक्ट जो है वो लाइव जो है वो गुफ्तगू होगी, और वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच 1 में आपको पता ही है कि वो जो जस्टिस काजी फाइज ईसा है, वो जितने भी अहम नोयत के जो केसेस होते हैं उसको वो डायरेक्ट टेलीकास्ट कराते हैं। तो यकीनन उनके लिए एक बिल्कुल मौका होगा कि वो जो भी कुछ कहेंगे उसकी जो इम्प्लीकेशंस होंगी, उसके जो भी जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो चूंकि पूरी जो है वो लाइव टेलीकास्ट हो रही होगी, तो उसमें लोग देख के उससे जरूर इन्फ्लुएंस ड्रॉ करेंगे और एक अनहोनी बात जरूर होगी, क्योंकि वो पाबंद सलासल हैं और सजा याफ्ता भी हैं। तो उनको ये एक मौका मिल रहा है कि वो वीडियो लिंक के जरिए, जिसको मेरा ख्याल है कि लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा,
तो वो फिर मेरा ख्याल है कि अपना कुछ सियासी बयानिया जो है वो भी उसमें उनको मौका मिलेगा उसको बयान करने। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया। मैं जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना चाह रहा हूँ, एज ए लेमैन के तौर पर हमें इतना लॉ का प्रेसिडेंट का नहीं पता होता, अभी आपने एक दो बताई हैं। क्या इस तरह की ये चांसेस जो हैं, इस तरह के मौके आम कैदी को भी मिलते हैं कि अगर वो कोई पटिशन करें या कोई लेटर लिखें टू चीफ जस्टिस या जजेस, तो उनको भी वहाँ पे इन पर्सन बुलाया जा सकता है जो कन्विक्टेड भी हों या जिनको मतलब सजाएं हुई हों, जिनके केसेस चल रहे हों? इस पे मतलब क्या, इस पे कैसे आप देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए नॉर्मली ऐसे होता है कि कोई अगर जो कैदी है जो जेल के अंदर है, जेल काट रहा है, और उसकी अपील जो है वो लग गई है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उसमें अगर उसने जेल अपील भी की है तो वो उसको फिर ये होता है कि अगर उसमें सजा ज्यादा हो, तो जिसमें कैपिटल पनिशमेंट हो या 10 साल से ज्यादा सजा हो, तो उसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को स्टेट वकील की सहूलत मुहैया कर देती है। नॉर्मली ऐसा हुआ नहीं है कि अगर जेल अपील में अगर किसी की अपील जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है, तो ऐसा हमने प्रेसिडेंट्स नहीं देखा कि किसी कैदी को जो है वो लाया जाए और उसको कहा जाए कि तुम अपना खुद केस प्लीड करो। लेकिन अगर कोई ये कहे, जैसे मैंने अभी आसफ अली जरदारी साहब की बात की, कि अगर वो कहें कि जी मैं किसी भी वकील की खिदमत हासिल नहीं करना चाहता, और जो आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये है कि किसी को सुने बगैर आप कंडेम नहीं कर सकते, तो वो एक राइट ऑफ ऑडियंस तो आप होता है, नॉर्मली वो वकील के जरिए होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर कोई कैदी भी ये अगर एपिलेट स्टेज के ऊपर ये बात कहे कि मैंने अपना केस खुद आर्गू करना है, तो मेरा ख्याल है कि उसको भी ये सहूलत मुहैया हो सकती है। नहीं सर, फिर तो आप सारे वकील मादरत के साथ बेरोजगार हो जाएंगे। कौन लाखों की फीसें अफोर्ड कर सकते हैं? बेचारे लोग मेहनतें करते हैं, जेवर बेचते हैं, ज़मीनें बेचते हैं, गाय भैंस अंडे मुर्गियां बेचते हैं। मुझे खुद पता है, देहाती आदमी हूँ सर। फिर जाके वकीलों को फीसें देते हैं। आप जो रास्ता दिखा रहे हैं ये तो फिर हर कोई कहेगा जनाब के, क्योंकि बातें तो उसने बतानी होती है ना, जो क्लाइंट है, आपने लीगल शेप में आगे बतानी होती हैं सर। तो इस तरह तो हर फिर कैदी कहेगा कि जनाब कि हमें वकील की जरूरत नहीं है, हमें खुद मौका दिया जाए, हम अपना केस, क्योंकि मेरे साथ वाकया पेश है तो मैं खुद इसको पेश कर सकता हूं सर। तो देन देयर इज अ ह्यूज, जो आप बात कह रहे हैं, इट्स अ ह्यूज फैसिलिटीज, एवरीबॉडी मस्ट अवेल इट सर। आम जो फौजदारी मुकदमात है उसमें मेरा ख्याल है कि कोई भी जो कन्विक्ट है वो ये रिस्क लेने के लिए मैं नहीं समझता कि वो ऑप्ट करेगा। इस तरह की प्रेसिडेंट्स जो है ये सेकंड प्रेसिडेंट सामने आ रही है, और ये पॉलिटिकल नौयत के केसेस ही हैं जिनका पॉलिटिकल इम्पैक्ट है। तो जैसे मैंने वो कहा कि जैसे आसफ जरदारी साहब जो थे, उनके पास हालांकि बहुत अच्छे वकला की एक टीम थी जो उनकी अपील में उनके वकालतनामे भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने उनको विड्रॉ करके जब खुद ऑप्ट किया कि मैं खुद ये अपील जो है उसकी मैं बहस खुद करूंगा, तो ऐसी तो गुंजाइश मौजूद जरूर है। लेकिन आम फौजदारी मुकदमात में मेरा ख्याल है कि कोई भी जो कॉन्विक्ट होते हैं, प्रिजनर्स होते हैं, वो यही देखते हैं कि उनको स्टेट काउंसिल जो है उसकी सहूलत फराहम हो जाए ताकि उनका केस अच्छे तरीके से प्लीड हो सके। मतलब आप ये दो मिसालें जो सर आपने बताई हैं, बहुत वेरी पावरफुल मिसालें। जरदारी साहब ऑफ कोर्स के माजी में बेनज़ीर भुट्टो साहब के सपोज रहे हैं, वजीर रहे हैं, पावरफुल लोग रहे। अगर सदर तो वो बाद में बने थे, आप 2003 का शायद बता रहे हैं। तो ये फिर अगर ये समझा जाए कि इमरान खान साहब हूँ, जरदारी साहब हूँ, वो ये समझते हैं हमारी प्रेजेंस वो ज़्यादा मैटर करती है कोर्ट में, हम बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं, हमारे वकील जो हैं वो इतने इक्विप नहीं हैं, उस पर इक्विप नहीं है वो, चाहे आपके एतजाज़ एहसन हो, लतीफ़ खोसा साहब हूँ, बाबर रवान साहब हूँ या फ़रूक नैक साहब हूँ, उनका इतना वेट नहीं है या उन्हें उस केस की इतनी समझ नहीं है जितनी हमें समझ है और हम समझा सकते हैं। या खान साहब कहें कि जनाब के बैरिस्टर गोहर हैं, बैरिस्टर अली जफ़र हैं, या यहाँ शोएब शहीन साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब हैं, हामिद खान साहब माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम, ये इस काबिल नहीं रहे। जो बात आज कही भी है उन्होंने चीफ जस्टिस काजी साहब ने, जी इनके काउंसिल पेश हो जाएं जो यूजली होता है, तो उस पर अतर मनीला साहब ने कहा नहीं वो खुद होना चाहिए, खुद कर लें। अच्छा क्या खुद हैं? तो ये वकीलों पे एक तरह का नो ट्रस्ट है कि इतने बड़े बड़े नाम जो हैं उनको ना खान साहब उनको समझते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उनका केस उनको बता सकते हैं, ना जरदारी साहब यकीन करते थे। ये तो ह्यूज नो कॉन्फिडेंस है सर इनकी एबिलिटीज पे। नहीं, मेरा ख्याल है ये नो कॉन्फिडेंस नहीं है सर, ये एक अपॉर्चुनिटी अवेल करने वाली बात है कि इससे एक पॉलिटिकल एक नया सिनेरियो क्रिएट होगा। उनको कभी भी मैं नहीं समझता कि उनको अदम-ए-एतमाद है जिन वकला के आपने नाम दिए हैं,
ये वो एक अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाह रहे हैं। उन्होंने खुद लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि मैं खुद इस केस में अपनी बहस करना चाहता हूं। तो उनका तो ख्वाहिश ये थी कि वो बदनफ्स नफीस वहां पेश होते और उसका फिर एक और इम्पैक्ट क्रिएट होता। लेकिन जब आपने देखा कि जब जस्टिस अतर मिनल्ला जो थे वो इंक्लाइंड लग रहे थे कि वो उन्होंने अपने रिमार्क्स भी ऐसे दिए थे कि उनको अगर वो खुद केस अपना प्लीड करना चाहते हैं तो उनको आने से कोई जो है वो अमर माने नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद वक्फा हुआ। वक्फे में मैं समझता हूँ कि शायद काजी फायज ईसा साहब ने उनके साथ जो है वो डिस्कशन की हुई होगी, तो उन्होंने इस बात पे इत्तेफा किया कि ठीक है, उनको अपना जो है व्यू पॉइंट या अपने आर्गूमेंट्स एडवांस करने का मौका दिया जाए, लेकिन वो वीडियो लिंक के जरिए होंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है उनके पास, एक अवाम के सामने एक चीज रखने के साथ, मतलब कि वो मेरिट्स ऑफ द केस के अलावा अपना बयानिया जो है उनको मौका मिलेगा कि वो उसको भी बड़े अच्छे तरीके से प्लीट करें। सर, हमने देखा नशा खबर साहब, मेरा ख्याल है दूसरा मौका, बड़ा मौका है जो हिस्टोरिकल इवेंट जिसको कहना चाहिए। इससे पहले भुट्टो साहब का जब ट्रायल हो रहा था और उनका आखिरी उनका स्टेटमेंट था जो मेरा ख्याल 3 दिन तक शायद उन्होंने दिया था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, 3 दिन तक, जो बड़ा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बना जिसको बाद में PLD में छपा, फिर उसको किताबी शक्ल में छपे, दुनिया भर में छपे, आज भी पढ़े जाते हैं सारी चीज़ों के। तो डू यू थिंक कि खान साहब को इस तरह का नैरेटिव को, इस तरह का बयान दे सकेंगे जिनके उनकी तकरीर या उनकी गुफ्तगू या उनके हवाले इसी तरीके का कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन सकते हैं जैसे भुट्टो साहब का था? और भुट्टो साहब की भी अपनी लाइफ और उनका फ्यूचर, उनकी पॉलिटिक्स वाज एट स्टेक। खान साहब के वही हिसाब है कि वो अगर यहाँ से रिलीफ नहीं ले पाते तो उनकी पॉलिटिक्स भी तकरीबन वक्ती तौर पर लगता है कि उनको जो सजाएं हैं, नाअहली हैं, वो ख़त्म नहीं होंगी। आल दो वो ठीक है, दोनों का केस की नवीयत मुख्तलिफ है, लेकिन आलमोस्ट स्टेक्स तो सेम है, खौफ तो सेम है और रिस्क तो सेम है, खान साहब के भी और उनके भुट्टो साहब के भी थे। तो आप समझते हैं कि भुट्टो साहब जैसे ही कोई परफॉर्मेंस इमरान खान साहब दे सकेंगे वहाँ पर? देखिए, मैं आपको बताऊं, भुट्टो साहब की भी मिसाल मौजूद है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना केस खुद प्लीड किया था। बिल्कुल, ये आपने मुझे बल्कि याद दिला दिया कि ये वो भी प्रेसिडेंट्स मौजूद है कि उन्होंने। लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल अर्ज कर दूं कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जो अपना, हालांकि वो खुद बैरिस्टर थे, वो लॉ के प्रोफेशन से भी उनका ताल्लुक था, लेकिन उन्होंने अपना मुकदमा जो है वो सियासी बैकग्राउंड में प्लीड किया। उन्होंने फिर वो उसके बाद आपने देखा होगा कि उनकी या बख्तियार साहब जो थे उनके अटॉर्नी थे, उन्होंने सियासी मुकदमा बना। लेकिन तो खान साहब के भी ये वकील या खान साहब भी तो सियासी ये मुकदमा लड़ रहे हैं सर, ये भी कोई लीगल? देखिए, मैं ये समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी पॉलिटिशियन को, चाहे वो इमरान खान है या वो जुल्फिकार अली भुट्टो थे, उनको कम अज कम जो टेक्निकलिटीज और निटी ग्रिटीज ऑफ द लॉ होती हैं वो खुद नहीं, खासतौर पे इमरान खान साहब के बारे में ये कह सकता हूँ, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो तो खुद बार एट लॉ थे, उन्होंने तो वो तो वकालत भी करते रहे, उनको कानून का पता भी था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाह रहे हैं कि ये जो नैब तरमीम के हवाले से वो जो एक फरीक है उसमें वो खुद अपना केस प्लीड करेंगे, तो वो मेरा ख्याल है कि वो नैब तरामीम की हद तक ही इक्तफा नहीं करेंगे, उस तक महदूद नहीं रहेंगे। उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपना एक सियासी बयानिया जो है वो भी उधर जो है वो प्लीड करेंगे, और जिसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होंगे उस पे पर आप इस पे डिस्कशन होगी। आपका क्या ख्याल है सर? आपका क्या ख्याल है? आपने 2-3 दफ़ा ये बात की है कि अपना पॉलिटिकल बयानिया खान साहब इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे अपना कन्वे करने के लिए। केस की जो दूसरी नवियातें हैं वो थोड़ी सी देख लीगल टाइप हैं, मतलब ठीक है, पॉलिटिक्स है, सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं। तो काजी फैज़ ईसा साहब को और इमरान खान साहब का आफ्टर एजेस ए क्लैश ऑफ टाइटन्स आमने सामने होंगे सर। आप भी सुप्रीम कोर्ट में के बड़े वकील हैं, खुद जज रहे हैं सर, आपको कैसे लगता है कि ये मैच कैसा जाएगा? देयर इज़ ए पास्ट, देयर इज़ ए बैड ब्लड बिटवीन दीज टू। खान साहब ने उनको हटाने की कोशिश की, काजी फैज़ ईसा साहब के खिलाफ उन्होंने कैंपेन लॉन्च करवाई, जनरल फैज़, जनरल बाजवा, एक रेफरेंस बनवाया, आरिफ अलवी साहब के जरिए भेजा गया, उनका ट्रायल हुआ, उनकी फैमिली का हुआ, ये सारा कुछ पता है उनको। और फिर उनको रोक दिया गया काजी साहब को कि आप जो हैं इनका केस नहीं सुनेंगे, उमर बंदियाल साहब ने रोक दिया। तो आप वो खान साहब भी समझते हैं कि काजी फैज़ ईसा साहब जो हैं, मेरा इन्होंने बल्ला भी ले लिया, मेरी पार्टी चेयरमैनशिप भी गई, सजाएं भी हुई और इन्होंने हमारी पार्टी की सीटें भी चली गई, तो देयर इज ए ह्यूज बैड ब्लड बिटवीन दीज टू टाइटन्स। तो सर कैसा सीन आप देख रहे हैं? क्या गुफ्तगू होने वाली है और लाइव होने वाली है, मुल्क और कौम देखने वाले सर? द फैक्ट कि एक बहुत बड़ा पॉज है जिसमें वो बिल्कुल खामोश है और अब्बू ने बोलने का मौका मिल रहा है। ये तो 2 ग्लैडिएटर रोमन, मुझे एक सीन सा नजर आ रहा है, रोमन ग्लैडिएटर्स आमने सामने। सर आप कैसे देखते हैं इसको?
देखिए रऊफ साहब, मैं तो बतौर एक वकील के मैं इसको रोमन ग्लैडिएटर्स तो मैं नहीं देख रहा। बहादुर लोग थे सर, मैं पॉजिटिव चीज में सेंस में कह रहा हूं। नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ। गुजारिश ये है कि जो काजी फाइज ईसा से एक मंसूब ये बात है कि उन्होंने जो है वो उनका जो है इलेक्शन सिंबल छीना था या इस तरह की बात कही थी। देखिए वो इलेक्शन कमीशन का एक फैसला था, उनके सामने आया। सर पीटीआई वाले, मैं आपको सॉरी बात काट रहा हूँ, पीटीआई वाले ये इल्जामात भी लगाते हैं और सरेआम लगाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब ने अपने लेटर्स और बाकी चीजों में बातें लिखी हुई हैं, उन्होंने बड़े सीरियस किस्म का काजी साहब पे भी लेटर लिखा था, काजी साहब को, आपको याद होगा सर। जी बिल्कुल, वो तो उनके खिलाफ रेफरेंस भी आया था और फिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें अभी लेटर लिखा है सर, अभी लिखा है, कुछ अर्सा पहले, महीना 1.5 महीने पहले की बात है सर, मेरा ख्याल में गलत नहीं कह रहा। जी देखिए, मेरा ख्याल ये है कि चूंकि काजी साहब जो हैं, काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो उस बेंच की सरबराही कर रहे हैं और वो इस प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट भी वो करेंगे। और मैं समझता हूँ कि काजी साहब जो है वो इतने इजी जज नहीं है। हम एक आम केस में भी जब उनके सामने पेश होते हैं तो हमें उनके बहुत शदीद किस्म के टेक्निकल सवालात का जो है हमें सामना करना पड़ता है और हमें बड़े प्रिपेयर होकर उनके सामने जाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इससे कोई ये तासुर लिया जाए कि वो दो जो काउ बॉयज की आपस में जो है वो फायरिंग होगी या उधर, ऐसा मेरा नहीं ख्याल है कि वो, क्योंकि खुद इस केस को, इस प्रोसीडिंग को रेगुलेट कर रहे होंगे, तो वो जहां देखेंगे कि खान साहब जो है वो मेरिट्स ऑफ द केस से हट के बात कर रहे हैं, तो वो उनको रोक भी सकते हैं और उसके ऊपर उसको रेगुलेट भी कर सकते हैं। तो खान साहब रेगुलेट हो जाएंगे सर? पूरी कौम सुन रही होगी, उनका मिजाज है, रेगुलेट हो जाएंगे? आपका ख्याल है वो काजी साहब की बात पे रुक जाएंगे और जहां काजी साहब रोकेंगे? और काजी साहब की, नो ऑफेंस, मैं पहले से मदद कर लेता हूं उनसे, काजी साहब से, कि वो ज़्यादा इंटरप्शन भी करते हैं बाज़ दफ़ा, तो खान साहब तो ये इंटरप्शन के आदि नहीं है सर। मैं इसलिए थोड़ा सा डरा हुआ हूं, मेरा दिल थोड़ा कमज़ोर हो रहा है कि ये क्या है सर, कि खान साहब नो सुनने के आदि नहीं है और काजी साहब ये लंबी गुफ्तगू सुनने के आदि नहीं है सर। ये कैसे चलेगा सारा काम? नहीं डॉक्टर साहब, होगा ये बड़ा दिलचस्प जो है ये प्रोसीडिंग्स होगी और ये एक नई जुडिशियल तारीख रकम होने जा रही है। ऑफ कोर्स आपकी बात ठीक है कि खान साहब जो है वो भी बड़े वोकल हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, बहुत अरसा वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। मेरा ख्याल है कि उनको आर्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग द कोर्ट जो है वो बिल्कुल उनको पता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई यहाँ पे इतना बड़ा एडवेंचर होने जा रहा है, वो इसको महदूद रखेंगे मेरिट्स ऑफ द केस के ऊपर। सर लास्टली बाबर सितार साहब ने बड़ा एक अहम नोट लिखा है। बाबर सितार साहब ने बड़ी साफ ज़रा उन पर कैंपेन चली, उनका मीडिया ट्रायल हुआ, हुकूमत की तरफ से बम्बार्डमेंट की गई, बट ही हैज़ रिफ्यूज टू गिव अप। मतलब आई मस्ट से कि उन्होंने डिफाई किया है, उन्होंने कहा नहीं जनाब कि हम फाइट करेंगे, मेरे जो राइट्स हैं और मेरे ऊपर दबाव आएगा, चीज़ें आएगा, मैं उन पर खड़ा रहूँगा। तो आपको कैसे लगता है सर ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? देखिए, वो जो बाबर सितार साहब जो है वो एक उनका अपना खास एक स्टाइल है चीजों को देखने का। वो ऑलरेडी एक केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, एसएसपी इस्लामाबाद और एक एसएचओ को यही कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो कि अभी कॉग्निजेंस ली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 बेंचेस ने, उसमें उनको सजाएं दे चुके हैं। उनका एक अपना एक नुक्ता नजर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें ऐसी हैं जो कि अपीलेबल होती हैं। अगर कोई फैसले हुए भी तो वो चूंकि 3 अगर जजेस हाई कोर्ट के अगर कोई फैसला करेंगे भी तो वो अपीलेबल होगा बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे देखना ये है कि ये जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जो तशवीशनाक बात वो ये है कि वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उनके ओहदेदारों ने जो पाकिस्तान बार कौंसिल की उसके अपील के ऊपर उन्होंने जो वहां पे स्ट्राइक करवाई थी और वो जो लेटर लिखा गया जनाब मोअज़्ज़ज़ जस्टिस बाबर सितार साहब की तरफ से मैनेजमेंट कमेटी को, कि उसमें भी कार्रवाई शुरू हुई है और उसमें जो हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं और दीगर ओहदेदारान हैं उनके खिलाफ भी शायद कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में आए। मैं ये इस बात पे थोड़ा सा परेशान हूँ। उसकी वजह ये है कि जो बार और बेंच के दरमियान एक अच्छा रिश्ता अदब और एहतराम का होता है और एक दूसरे को अकोमोडेट करने का होता है, क्योंकि बार जो है वो स्ट्रेंथ लेती है जुडिशरी से और जुडिशरी की जो फोर्स होती है वो वकला होते हैं, वो बार एसोसिएशंस होती हैं। और मैं ये समझता हूं कि अगर हाई कोर्ट बार के
वकला और उनके जो अहदेदार हैं और उनके खिलाफ अगर इस तरह की कार्रवाई हुई तो इट विल बी टेकन एज अ वेरी बैड टेस्ट बाय होल ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी इन पाकिस्तान। तो मैं समझता हूं कि ये एक खतरनाक बात है। मैं ये समझता हूं कि बार और बेंच के दरमियान जब जितनी दूरियां होंगी उसमें फिर थर्ड पार्टीज जो हैं वो अपने आप को ज्यादा मजबूत करके अपने मकासद हल कर सकती हैं। तो इस मामले पे मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बड़ा एहतियात से चलना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब, आपका ओपिनियन आ गया है और बहुत शुक्रिया कि आपने अपना एक्सक्लूसिव एनालिसिस इन तमाम लीगल मामलात के ऊपर दिया। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कुछ सवालात हैं, ये जो एक क्लास साहब ने एक मंजरकशी की है कि एक मैच पढ़ने वाला है, इसके बारे में बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कुछ बातें की हैं, उन्होंने भी इस सिनेरियो को बिल्ड करने की कोशिश की, इसके ऊपर बात करेंगे। और अटॉर्नी जनरल का जो रिस्पॉन्स है जस्टिस बाबर सत्तार के खत के जवाब में, उसको भी डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।